अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि कॉस्ट बिहेवियर के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि अगर आपके पास कभी मिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है, मिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि उसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है, तो आपने उसको किस तरीके से सेपरेट करना है, जिसमें हमने 3 मेथड देखे थे। पहला हाई एंड लो पॉइंट मेथड, स्ट्रेट लाइन। जिसमें मैंने ये कहा था कि आपके पास जो डेटा मौजूद होता है उसमें आप एक हाई एक्टिविटी चूज करते हो और एक लो एक्टिविटी चूज करते हो, और फिर उसकी मदद से आप अपने वेरिएबल और फिक्स को सेपरेट कर देते हो। सेकंड जो मेथड था वो बहुत बेहतरीन मेथड है, वो था वो वाला रिग्रेशन वाला, जिसमें आप एक लाइन बनाते थे y स्ट्रेट इक्वल टू a प्लस bx। लाइन। ठीक है। जी सर। तीसरा मेथड आपके पास है स्कैटर डायग्राम, जो कि लीस्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो आंसर आता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। तो अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर है वो रिग्रेशन में आता है, उसके बाद हाई एंड लो पॉइंट मेथड में, और सबसे एंड पर आता है स्कैटर डायग्राम। तो ये एक्यूरेसी की वजह से ही यूज होते हैं। अगर जहां पर आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है तो आप जो मेथड अप्लाई करते हो वो होता है रिग्रेशन लाइन। ठीक है। तो ज्यादातर सजेस्ट वही किया जाता है कि आप लोग उस मेथड को अप्लाई करें, और उसका जो तरीकेकार है वो मैंने उस दिन बताया था कि y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a क्या है, b क्या है और x क्या है। ठीक है। जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं उसमें वो सारे पुराने वाले ही हैं जो हमने रिग्रेशन में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर उस पर जो है ना डिटेल में आपको बता दूंगा। तो आज मैं आपके साथ पहले आउटलाइन शेयर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। ये आपकी आउटलाइन। तो इसमें हमने मीनिंग पढ़ लिया हुआ है कॉस्ट का। ठीक है। नीड हमें पता है क्यों है, हमने अपना पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। और इम्पोर्टेंस क्या होती है कि अगर आपकी कॉस्टिंग गलत होगी तो आपका प्रॉफिट भी गलत आएगा। ठीक है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ये हमने पढ़े थे, जिसमें आपका था डायरेक्ट मटेरियल, या आप कहें मटेरियल, लेबर और एफओएच। ठीक है। उसमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्टिंग सिस्टम में, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि FOH। कॉस्ट कितने तरह की होती है। ठीक है। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, पास्ट कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है। ठीक है। ये सारी कॉस्ट क्लासिफिकेशन में आती है। उसके बाद ये जो कॉस्टिंग सिस्टम है, दो तरह के कॉस्टिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और एक प्रोसेस कॉस्टिंग। आपका जो सिलेबस है उसमें उसने प्रोसेस कॉस्टिंग का तो बताया हुआ है, और साथ में कहा हुआ है कि डिफरेंशिएट करें बिटवीन प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो ये जो प्रोसेस वाला मामला है आपका, कॉस्टिंग सिस्टम वाला, ये आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल, ये मैंने आपको बताना है कि ये क्या होता है, इसमें एंट्रीज कैसे पास होती हैं। ठीक है। और किस तरीके से आपके अकाउंट्स बनते हैं। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। अगर हम इसको ये कर लेते हैं आज, तो यहाँ तक जो आपकी कोर्स आउटलाइन है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो ये अभी तक के लिए थ्योरी है बस। जो कल इंशाल्लाह ताला मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल बताऊंगा कि आप अपने एलिमेंट्स को, जो कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं, उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हो, और उसकी रिकॉर्डिंग के बाद आप सीजीएस किस तरह से कैलकुलेट करते हो। ठीक है। और जो कॉस्टिंग टेक्निक्स है उसमें हम एक टेक्निक अप्लाई करते हैं एंट्रीज की, दूसरी टेक्निक अप्लाई करते हैं हम टी फॉर्मेट्स की, और तीसरी जिसको हम फ्लो कहते हैं, और चौथी हम बनाते हैं स्टेटमेंट, जिसको हम सीजीएस का नाम देते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल और ये जो सीजीएस वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल अगर समझ में आ जाता है तो सीजीएस भी उसी का ही जो है ना सेकंड वर्जन है, और वो भी इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। और आपका यहाँ तक जो पार्ट है वो सारा सीजीएस से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि एक चैप्टर जो है वो आपका वीक 3 और वीक 4 में कवर होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि डिफरेंस क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है। तो उसके लिए इधर गया।
तो हमने पढ़ना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट क्या अकाउंटिंग फर्क और फाइनेंशियल अकाउंट। है। ठीक है, ये आपको अगर पेपर में आया तो ये थ्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट। वो आपको 5 नंबर का या 6-7 नंबर का पूछ ले कि बताएं जी कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी किसी चीज को आपने डिफाइन करना है तो सबसे पहले उसकी जो डेफिनेशन होती है वो आपको आनी चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि वो जो डेफिनेशन है वो आपका पहला ही जो है ना डिफरेंस बनेगा, जिसमें आप जो है ना बताओगे कि ये जो चीज है लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये क्या होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग है ये क्या होती है। ठीक है, तो जितने नंबर का क्वेश्चन होगा लाइक अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 5 ही डिफरेंस लिखने हैं, 5 से ज्यादा नहीं लिखने हैं। बाद औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 10 डिफरेंस लिखाते हैं, जो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम और कुछ भी नहीं है। तो जितने नंबर का क्वेश्चन है लाइक अगर 3 नंबर का है तो 3 या 4 आप डिफरेंस लिखते हैं, लेकिन कम से कम 5 लिखने हैं, इससे ज्यादा आप लोगों ने नहीं लिखना। अच्छा, सबसे पहला इसका जो डिफरेंस है वो है पर्पस का। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ जी आ रही है। कि पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग जी का। सर। सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। जी सर। वो कहता है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन टू ऑनर एंड अदर आउटसाइड सप्लायर। तो जो पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो इतना ही है कि जो अकाउंटिंग है वो क्या करती है, आपके डाटा को अक्यूमुलेट करती है, उसको रिकॉर्ड करती है और फाइनली रिजल्ट बनाती है। और रिजल्ट दो शक्ल के होते हैं, पहला प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। और इसके पीछे जो कंपनी का जो मोटिव होता है वो सिर्फ इतना ही है कि हमें ये चीज पता चले कि आया कंपनी ने इस स्पेसिफिक पीरियड में जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना है, और अगर लॉस हो रहा है तो उसकी अमाउंट कितनी है। और जो ये आउटसाइड या थर्ड पार्टीज का नाम ले रहा है, अगर कंपनी ने लोन लेना हो तो कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बैंक में जमा करवाती है, और जो बैंकर्स होते हैं उसके ऊपर रेशियो एनालिसिस अप्लाई करके इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि आया कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो आपके शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने आपके शेयर्स बाय करने होते हैं, तो आपको पता है कि कंपनी अपनी हर साल जो है ना, हर साल के बाद अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो इशू करती हैं, ताकि जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं वो उसको पढ़ सकें और ये देख सकें कि कंपनी ने एक साल में क्या प्रॉफिट और क्या लॉस अर्न किया है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्रॉपर प्लानिंग, ऑपरेशन, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो जो मैनेजर है या मैनेजमेंट है आपकी, उसको बताती है प्लानिंग के बारे में कि आया जो आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो, जो आपके बजट बनते हैं बेसिकली, जो बजटिंग वाला जितना भी मामला है वो आपका प्लानिंग में आता है। फिर उस प्लान को आप ऑपरेट करते हो या ऑपरेशनल करते हो, उस बजट को अप्लाई करते हो और फाइनली उसको कंट्रोल करते हो। ठीक है, तो बजट एक बार अप्लाई करने के बाद अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो आपका जो बजट है उसमें काफी ज्यादा वेरिएंसेस निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर जो आपका पास्ट डाटा होता है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग या जो फ्यूचर डाटा होता है, उसमें आप क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो कि आया आपको कुछ काम करना चाहिए या नहीं। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उस पे आप कभी भी फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। फोरकास्टिंग मीन आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी कोई बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको इस चीज की इजाजत है कि आप अपनी बजटेड सीजीएफ भी बना सकते हो, आप अपना बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हो। क्योंकि ये सारा किस पर्पस के लिए होता है? डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए होता है, या मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए होता है कि आपने अपना जो प्रोडक्शन क्राइटेरिया है या जो भी है उसको किस तरीके से प्लान करना है या कैसे लेकर चलना है। ठीक है, और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज होती है, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इंटरनल पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, कि आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर जो मामला हैं उसको कैसे प्लान करना है, ऑपरेट करना है या कंट्रोल करना है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि जो नेक्स्ट इसके बाद वाला जो होगा इसमें डिफरेंस होगा वो होगा फोरकास्टिंग का, कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें आप फोरकास्टिंग कर सकते हो। तीसरा जो इसका डिफरेंस होगा वो आप लिख सकते हो कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो इंटरनल पर्पस के लिए यूज होती है, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक्सटर्नल, सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल पर्पस के लिए और कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल पर्पस के लिए। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, के इसके अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं। तो दीज अकाउंट्स आर केप्ट इन सच अ वे
as to meet the requirement of Companies Act and Income Tax Ordinance 2001। तो आप जो भी अकाउंटेंसी कर रहे होते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उसके जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे आप फॉलो करते हो, गाइडलाइन किसकी, कंपनीज एक्ट की और इनकम टैक्स एक्ट की। तो आपको ये भी पता होगा जो इनकम टैक्स का काम करते हैं कि जब आप एक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो इनकम टैक्स वाले इसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। और फिर आप मैं सबको ऐड किया हुआ है जी सर। तो ये मुझे क्यों आ रहा है? अकाउंटिंग प्रॉफिट, यस सर। नहीं ये इसका नेट नहीं चल रहा, इसको ऐड किया तो हुआ मैंने। आवाज बड़ी अब्रार साहब, अच्छा तो अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद लाइक अगर डेप्रिसिएशन है, जी सर। डेप्रिसिएशन का जो मेथड हम अप्लाई करते हैं, कितने मेथड जी होते हैं सर। डेप्रिसिएशन के? यार ये क्यों मैसेज किया? मैंने सबको ऐड किया हुआ है, कोई भी पेंडिंग नहीं है रिक्वेस्ट। हाँ जी, कौन सा मेथड अप्लाई होता है डेप्रिसिएशन में, बता सकते हैं आप लोग? सर दो होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है और दूसरा कौन सा? दूसरा डिमिनिशिंग सर। दूसरा डिमिनिशिंग मेथड होता है सर। अच्छा, दोनों वही ना जिन्हें 9 कांग्रेस ने, है ना? जी सर, आपकी दुआओं से। अच्छा, तो दो मेथड होते हैं मेनली हमारे पास, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इनकम टैक्स वाला कौन सा मानते हैं? इनकम टैक्स वाले कौन सा मानते हैं, स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग? डिमिनिशिंग आई थिंक सर। क्यों डिमिनिशिंग मानते हैं? यस सर। अच्छा, डिमिनिशिंग पीछे वजह क्या होती है कि उसको क्यों अडॉप्ट सर वो क्योंकि एनुअली अगर एसेट की प्राइस कम हो रही है तो उस लिहाज से वो चार्ज करेंगे ना उसको। नहीं, वो तो एसेट की वैल्यू में तो कमी आनी है, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन इनकम टैक्स वाले स्ट्रेट लाइन मेथड को क्यों नहीं फॉलो करते? सर प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से मेरा ख्याल है जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट करता है। अच्छा, तो इसके पीछे वजह ये होती है कि आपका जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो सेम आती है। राम से राम। यस सर। तो इस वजह से जो आपका प्रॉफिट है वो सेम अमाउंट के साथ रिड्यूस होता है, और आपको ये भी पता होगा कि जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम टैक्स आएगा, होता है ना इस तरह? यस सर। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है या जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है, ये कम होती जाती है, यानी कि कम एक्सपेंस चार्ज होगा, और कम एक्सपेंस के चार्ज होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने बेनिफिट के लिए जो आपके कंपनीज होती हैं उनको यही कहती हैं कि आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज ना करें, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करें, क्योंकि उनके पीछे फॉर्मूला ये होता है कि जितना कम एक्सपेंस चार्ज होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा उतना ज्यादा ही टैक्स लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में जो फॉर्मेटिंग है उसका कोई भी जो है ना, जिसको कहते हैं ना, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपना कॉस्ट का डाटा जिस तरह मर्जी प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इंटरनल पर्पस के लिए होती है। तो आपको जिस तरीके से समझ आ रहा है, जिस तरीके से आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, आप अपने उस तरीके से ही डाटा को बना सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कि IAS 1 या IFRS 1 है, वो आपको बताता है कि आपने अपने डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये कहता है कि दीज अकाउंट्स आर जनरली केप्ट वॉलंटरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। वही बात है कि आपने जो अकाउंट्स बनाने हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बनाने हैं, बट नाउ कंपनीज एक्ट हैज मेड इट ऑब्लिगेटरी टू कीप कॉस्ट रिकॉर्ड इन सम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अब जो क्या है, उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि जो फैक्ट्रीज हैं वो अपने पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो डाटा रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने कॉस्ट अकाउंटिंग का भी डाटा रखेंगे। लेकिन
दोनों में फर्क कहाँ पे है कि इसके ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट्स आती है IAS 1 या IFRS 1 की, लेकिन इसके ऊपर आपकी कोई जो है ना रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। कोई भी इसको जो है ना वो नहीं कहता कि आप अपना डाटा इस तरीके से कैलकुलेट करो, या कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिस तरह मैनेजमेंट को बेहतर लग रहा होता है, वो उस तरीके से अपने कॉस्ट का डाटा बनाती है और अपने पास उसको रख लेते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कर रहे होते हो वो उस एक्सपेंस की नेचर के मुताबिक कर रहे होते हो। यानी कि एक्सपेंस की नेचर दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। तो हमने एरर्स में पढ़ा था कि अगर रेवेन्यू आपका जो एक्सपेंस है कैपिटल को चार्ज हो जाएगा, ये कैपिटल जो है वो रेवेन्यू को चार्ज हो जाएगा, तो कौन सा आपका जो है ना वो एरर जनरेट होता है? हाँ जी, कौन सा एरर जनरेट होगा इससे? सर दोबारा बताएं क्या था? अगर आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो कैपिटल को चार्ज हो जाए और जो कैपिटल एक्सपेंस है वो रेवेन्यू को चार्ज हो जाए, तो उससे जो एक्सपेंस जनरेट होता है उस सॉरी जो एरर जनरेट होता है उस एरर को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो हम उस एरर को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच द कॉस्ट आर इंकर्ड। तो आपको शायद याद हो, तो जब मैंने इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो वहां पे एक वर्ड था कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट ऑब्जेक्टिव जी वो सर। ऑब्जेक्टिव होता है जिसके पीछे आप कॉस्ट को लगा रहे होते हो या इनकर्ड कर रहे होते हो, ठीक है। तो उसी तरीके जी से सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फिर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई, एक रूल आ गया। किसका रूल आ गया? कैपिटल और रेवेन्यू वाला। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इस तरह का कोई रूल नहीं है। आपने बस उसका पर्पस बताना होता है कि भाई मैं आप इस एक्सपेंस को या इस कॉस्ट को किस पर्पस के लिए इनकर्ड करवा रहा हूँ। फोर्थ इसका है कंट्रोल। इट लेस एम्फेसिस ऑन रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट विदाउट अटैचिंग एनी इंपॉर्टेंस टू कंट्रोल। अब इसमें जो कंट्रोल की बात अगर की जाए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो कंट्रोल के ऊपर आपका जो पूरा एक स्केड्यूल है IAS का और IFRS का वो अप्लाई होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं वही आपकी जो जितनी भी अकाउंटिंग हो रही होती है उसको एक कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें ये कहता है कि इट प्रोवाइड द डिटेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजटरी कंट्रोल है इसको भी छोड़ दें। तो आपने जैसे इसको यहाँ तक रखना है कि इट प्रोवाइड द डिटेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल फॉर मटेरियल, लेबर और एफएच। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये आपकी रिकॉर्डिंग या कंट्रोल करती है किसको? सिर्फ इस तीन एलिमेंट को, जिसमें मटेरियल, लेबर और एफओएच है। जबकि जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आपके एसेट्स भी हैं, आपकी लायबिलिटीज भी हैं, आपकी इनकम भी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर जो है ना एक स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इस तरह के कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है। ये अपनी ही कॉस्टिंग टेक्निक के तहत ही इनको जो है ना कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आ जाए पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग, कि आप कब अपने डाटा को जो है ना रिपोर्ट करोगे। तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहता है कि इट रिपोर्ट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन यूजुअली एट द एंड ऑफ ईयर। तो जब भी आप जो है ना रिपोर्टिंग जो अपनी प्रेजेंट करते हो जनरल पब्लिक को, तो वो उसका जो टेन्योर होता है वो मिनिमम 1 ईयर होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन थ्रू कॉस्ट रिपोर्ट टू मैनेजमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब भी आपकी मैनेजमेंट आपसे कोई भी डाटा मांगेगी रिलेटिंग टू कॉस्ट, तो आप उसको प्रोवाइड करोगे। उसमें किसी किस्म का जो है ना एक साइकिल नहीं होता, एक टेन्योर नहीं होता। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका एक प्रॉपर वे है जिसमें आप जो है ना अपनी रिपोर्टिंग को करते हो, और उसका जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो है 1 साल। लेकिन अब तो इन क्वार्टरली भी कर दिया हुआ है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो क्वार्टरली अपने डाटा को जो है ना प्रेजेंट करती है। अच्छा, 6 है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट और लॉस। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आपकी जो मेनली जो चीज को बताती है वो आपका है नेट प्रॉफिट और लॉस। जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है दे आर ओनली अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड डिस्क्लोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ विच प्रोडक्ट, जॉब और सर्विसेज। तो यहाँ पर 3 चीजें आती हैं आपके पास कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है एज टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एज टर्म ऑफ जॉब कितना है, और इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज कितना है। और कॉस्टिंग सिस्टम में भी आप जो है ना 3 तरह की पढ़ते हो। फर्स्ट वन प्रोसेस कॉस्टिंग जो प्रोडक्ट्स की बेस पर आता है, सेकंड वन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, एंड थर्ड वन सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट। द कॉस्ट आर रिपोर्टेड इन एग्रीगेट इन फाइनल अकाउंट। जितनी भी कॉस्ट होती है लाइक CGS है तो वहां पे शो हो रहा होगा सेल्स माइनस CGS।
तो उस सीजीएस के जितना उस सीजीएस में जो भी है वो वहां पर नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये कह रहा है द कॉस्ट आर रिपोर्टेड इन एग्रीगेट इन फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में लाइक सैलरीज हैं तो वहां पे टोटल सैलरी शो होती है, आपके पीछे जो अकाउंट है किस तरह से वो एक्यूमुलेट होती है वो आपको नहीं बताया जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, द कॉस्ट आर ब्रोकन डाउन ऑन अ यूनिट बेसिस इन कॉस्ट अकाउंट। तो आप जो अपने कॉस्ट अकाउंट बना रहे हो तो उसमें आप टोटल भी तो टोटल बताते हो और साथ उसका पर यूनिट रिकॉर्ड भी उनको बताते हो कि पर यूनिट हम क्या बियर कर रहे हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन इज ओनली यूज। तो जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी तो उसमें कहा था कि जो इवेंट्स रिकॉर्ड होंगे वो कौन से होंगे, मॉनेटरी इवेंट्स होंगे, उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं या नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड करते हैं, लाइक यूनिट्स। यूनिट्स के डाटा होता है वो भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग में बना रहे होते हो साथ, और जो कि क्या है, नॉन मॉनेटरी है। उसके बाद है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग एंड प्राइस। तो दे आर नॉट मेंटेन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग प्राइस। तो जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है एक प्रॉपर जो है, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो उसके मुताबिक हम जो है ना कंपनी के अंदर अपनी प्राइसिंग को बना रहे होते हैं और वो सारी जो प्राइसेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पर ही हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और सेकंड है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, दे प्रोवाइड सफिशिएंट डाटा फॉर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आपको पता होगा कि जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक कि आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करो एंड इस टर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, और दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। लाइक अगर आपकी सेल्स 75% कॉस्ट है तो आप कहते हो उसमें 25% जो है ना प्रॉफिट ऐड कर दो तो टोटल क्या हो जाएगी, आपकी सेल्स प्राइस हो जाएगी। लेकिन बाद में ये कहा जाता है कि जब आपका कॉस्ट का डाटा कन्वर्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा उसकी बेसिस पर आप जो है ना अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे और हम उसको कहते हैं मार्कअप, उसको प्रॉफिट नहीं कहते। ठीक है, फिगर्स क्या होते हैं, डील्स मेनली विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर। आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फिगर्स इस्तेमाल कर रहे हो एक्चुअल होते हैं, जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसमें आप एस्टिमेट्स भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर है जी स्टॉक वैल्यूएशन, और ये स्टॉक मीन इन्वेंट्री है, ये शेयर्स नहीं है। वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये आपका IS2 है जो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि आप जब भी स्टॉक की वैल्यूएशन करते हो तो आपको दो प्राइसेस लेनी होती हैं, एक उसकी कॉस्ट प्राइस और एक उसकी मार्केट प्राइस, और कौन सी चूज करनी है, विच एवर इज लोअर। और आपको विच एवर इज लोअर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि क्लोथिंग इन्वेंट्री आपकी सेल्स में ऐड होती है, तो जितनी ज्यादा क्लोथिंग इन्वेंट्री होगी फिर उतना ज्यादा ही प्रॉफिट शो होगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो कम वैल्यू है आप उस पर अपना क्लोथिंग स्टॉक को वैल्यू करो। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही हमारे पास पॉइंट होता है जो क्या है, कॉस्ट है, कि आपने अपनी क्लोथिंग इन्वेंट्री को सिर्फ कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना है। इस तरह की टेक्निक अप्लाई नहीं करनी जो कि IS2 हमें बताता है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो प्योरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए है, उसका कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये 11 है आपके पास डिफरेंसेस, इसमें से आप लोग 6 या 7 याद कर लो जो आप लोगों को बेहतर लगते हैं। ये जो छोटे छोटे हैं मैं तो यही कहूँगा वो आप लोग याद कर लो, बाकी छोड़ दे। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड, अगर किसी को मसला है तो काइंडली पूछे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल इंशाल्लाह ताला कल, जिसमें आपको मैं रिकॉर्डिंग सिखाऊंगा जो 3 कॉस्ट एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर और FOH। हाँ जी, किसी को कोई मसला है तो काइंडली मुझसे पूछ ले। जैसे सर जी आपने बताया था सेल्स का भी, कि जैसे कभी सेल्स पे लेते हैं कभी प्रॉफिट पे। इसको कहते हैं हम ग्रोथ जो अप और हमारी मार्कअप। ये जो दो टेक्निक मैंने बताई है ना, इसको कहते हैं ग्रोथ अप और जी मार्कअप। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो सेल प्राइस पर, अगर 100 रुपया सेल प्राइस है और उस पर प्रॉफिट है 25%, तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 25 रुपये आएगा। 25 रुपये आएगा ना। और आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, सेल प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस आ गई 100। आवाज ड्रॉप हो गया सर। सॉरी, आवाज ड्रॉप हो गई है। हेलो हेलो, नेट इशू होगा सर, क्या लगता है। ये ड्रॉप हो गया था इसका। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा
नहीं हुई बेहतर? हाँ आप बेहतर हुई है। आप बेहतर हुई है। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो दो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा था वो थी ग्रॉसअप की और मार्कअप की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो ग्रॉसअप होता है उसमें हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं सेल्स पर। लाइक सेल्स अगर आपकी 100 रुपया है और प्रॉफिट आपकी रेशियो है 25%, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 25 होगा। तो जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो होगी सेल्स इक्वल्स जी टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स के नीचे आ गया 100, यस कॉस्ट सर। के नीचे आ गया 75 और प्रॉफिट में चला गया 25। ऐसे ही है। 25 जो जी मार्कअप होता है उसमें आप बेस रखते हो कॉस्ट को, कि आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट होगा, इन टर्म्स ऑफ सेल्स नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप ये कहते हो कि मेरा प्रॉफिट होगा 10% ऑफ कॉस्ट ना के सेल्स। उसमें क्या होता है कि अगर आपने 10% ऑफ कॉस्ट कहा है तो जिस चीज पर परसेंटेज ली जा रही हो आप उसको हमेशा 100% कंसीडर करते हो। 100% ये तो जो कंसिडर। कॉस्ट है वो ठीक। आपकी 100% हो जाएगी, प्लस 10% आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तो टोटल जो आपकी सेल प्राइस होगी वो हो जाएगी 110%। तो चूंकि ये 100% से जी अबव सर। जाता है तो इस वजह से हम इसको मार्कअप कहते हैं। और जो आपका जो ग्रॉसअप है वो विद इन 100% रहता है, इस वजह से हम उसको ग्रॉसअप कहते हैं। रोस्ट जी ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो गया। तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? यार ये ना मेरा नेट तंग करने लग गया है। अपग्रेड करवा ले सर। अच्छा नेट वाकई बहुत तंग कर रहा है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर कल मिलते हैं। ये मैं स्लाइड सेंड कर रहा इंशाल्लाह सर। ठीक जी है, जी थैंक यू। हूँ। ओके। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।